नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। 1 फरवरी को संसद में देश का आम बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वां बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार 2 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में देश के सभी वर्गों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद, किसानों को खाद और बीज की उम्मीद, नौकरी पेशा को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, तो कारोबारियों को टैक्स में छूट की उम्मीद है। झारखंड समेत देश भर की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर टिकी हुई है। बुधवार को संसद में देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बजट केंद्र की मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में बजट से देश के सभी वर्गों की उम्मीदें बंधी है। सभी को आम बजट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आम बजट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। बहुत बोला जाता है, होता कुछ और है, आता कुछ और है। किसने कहा था? किसी को मालूम था कि एयरपोर्ट बिकेंगे? किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट बिक जाएंगे? किसी को मालूम था कि जीएसटी का अवधि नहीं बढ़ेगा? किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? आम बजट से आस, आम बजट से देश के सभी वर्गों को उम्मीद। मिडिल क्लास को महंगाई से राहत की उम्मीद, खाने पीने के सामानों पर टैक्स कम करने की उम्मीद, रसोई गैस की कीमत कम होने की लोगों को उम्मीद, नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, टैक्स छूट की सीमा 5 लाख तक होने की उम्मीद, आम बजट में सीनियर सिटीजन्स को मिल सकती है सौगात, रेल टिकट में मिलने वाली छूट फिर से मिलने की उम्मीद, होम लोन में राहत और एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद। देश के युवाओं को भी आम बजट से है उम्मीदें। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगी सरकार। लोगों को सस्ते सफर की भी है उम्मीद। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक सबको बहुत उम्मीद है कि इस बार फिर से जो हमारा बजट है वो बहुत ही अच्छा होगा, सभी समाज के तबके के लोगों को छुएगा। खास करके जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसकी और फंडिंग होगी। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जो है आयुष्मान योजना, वो हमारे देश में बहुत सक्सेसफुली चल रही है, जहां गरीब और अमीर दोनों एक ही अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। आवास देने का, हर घर में जल पहुंचाने का जो हमारी सरकार का लक्ष्य था, उसमें भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारी आशाएं हैं लोगों को हमारे बजट से। हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार इस बजट में खरा उतरेगी जनता की उम्मीदों पर। देश में विकास में झारखंड का अहम योगदान है। देश की खनिज संपदा का 40% हिस्सा झारखंड में है। ऐसे में राज्य के विकास को लेकर कांग्रेस ने आम बजट में झारखंड का विशेष ध्यान रखने की मांग की है। झारखंड ने जब देश के विकास में अपना इतना महती योगदान दिया है, तो झारखंड को भी विकसित होने के लिए राष्ट्रीय जो बजट आने जा रहा है संसद में, उसकी संभावनाएं उसमें दृश्यमान हो और ये कहा जा सके कि झारखंड को ये चीज बहुत कुछ मिलने वाला है, ताकि यहाँ के लोगों में जो एक अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। साल 2000 में झारखंड के साथ 3 राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन विकास के पैमाने पर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से झारखंड पिछड़ गया, जबकि यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। यानी अमीर राज्य की जनता अब भी गरीबी में है। ऐसे में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने या फिर स्पेशल पैकेज देने की मांग की है। इसीलिए हमारी जो चैम्बर की जो पहली जो डिमांड थी, जैसे ही हमारी जो मीटिंग हुई और हम लोगों ने पहला डिमांड रखा कि हमें एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि हमारी राज्य में जितना जो हमारा अयस्क है, ओर है और जितना कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़े, हमारे यहाँ समृद्धि बढ़े। तो यह हमारा केंद्र से बहुत बड़ा आशा है कि हमारी बातों को सुने। जो का सृजन हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, किन्हीं कारणों से हम लोग पिछड़ गए। अगर हम लोग को नेशनल मेन स्ट्रीम में अन्य राज्यों की तुलना में समक्ष आना है, तो हमें निश्चित ही
एक विशेष राज्य की श्रेणी में लाना होगा, जिसके तहत हमें एक विशेष आर्थिक पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब बात उस तबके की जो देशवासियों का पेट भर रहा है, यानी देश के अन्नदाता। उनकी भी मोदी सरकार 2 के आखिरी पूर्ण बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसानों को उम्मीद है कि बीज और खाद के दाम कम होंगे, जिससे उनको राहत मिलेगी। खाली सब चीज के बीच सहयोग कम रेट में होना चाहिए कि सब किसान लगा सके और खेत कहाँ पड़ती रहेगा। सबसे अच्छा कोई मदद हम लोग को चाहिए। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा। 2024 में आम चुनाव है, ऐसे में इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च होने की संभावना है। लेकिन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा आम बजट, ये तो निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण, रांची से विपिन, इमरान, शहनवाज और अजय लाल की रिपोर्ट। तो कल वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा और देखना ये है कि जो उम्मीदें राज्यवासी, देशवासी लगाए बैठे हैं, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। किसे राहत मिलती है, किसकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, ये तो कल पता चलेगा। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अजय लाल का। अजय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वे आज पेश किया और कल आम बजट आना है। लोगों की उम्मीदें हैं और देखना ये होगा कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। कि कल जो केंद्र सरकार का आम बजट आना है, ये दूसरे कार्यकाल का अंतिम संपूर्ण बजट होगा। इसके बाद अगले साल जो 2024 में केंद्र की सरकार बजट पेश करेगी, वो महज 3 महीने के लिए होगा, चूंकि 2024 मई के महीने में आम चुनाव होना है। तो ये अंतिम संपूर्ण बजट इसको माना जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की कि ऐसा बजट पेश हो जिसमें कि भारत के लोगों का ख्याल रखा जाए। और नरेंद्र मोदी ने एक और चीज कही कि पूरे वर्ल्ड की निगाहें होंगी भारत द्वारा पेश किए जाने वाले कल के बजट पर। इस वक्त मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में मौजूद हूं, परिसर में मौजूद हूं, जहां पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, उद्योग से सीधा संबंध रखते हैं, कैसे बजट पेश होता है, क्या अपेक्षाएं हैं, वो तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन के पास जाने की कोशिश करूंगा। ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, महासचिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सर, कल जो बजट पेश होगा, आप लोग उद्योग से जुड़े लोग हैं, क्या उम्मीदें रख रहे हैं बजट से? कि कल जो बजट पेश कर रही है निर्मला सीतारमण मैम, ये इस सरकार का अंतिम कंप्लीट बजट है और हमारी बहुत सारी उम्मीद है इस साल इस बजट से, खासकर जो टैक्स रिबेट्स है। अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा टैक्स रिबेट्स, और खासकर एटीसी जो 1.5 लाख थी अभी तक उतनी ही है, तो शायद वो 2.5 लाख तक पहुंचे। जो आज के दिन में जो इनकम टैक्स जो रेट्स है जो 5 लाख के आसपास में, वो नॉर्मल लोगों का लगभग एटलीस्ट 8 से 10 लाख रुपए उसको कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी बहुत हाई है। जैसे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की तो 28% जीएसटी, लेकिन जैसे अगर हेलमेट हो गई या फिर जैसे 2 व्हीलर्स जो हो गया तो उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत हाई है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। अमित शर्मा जी हैं, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष। सर, सबसे पहले इंट्रो में छोटा रिएक्शन क्या होगा आपका? इंट्रो में जैसे क्या है कि कल का जो बजट होगा वो सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस सत्र की लास्ट बजट होगी है और मुझे विश्वास है कि इस बार झारखंड को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। जैसे मैं बताता हूँ, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो झारखंड है थोड़ी पिछड़े स्टेट में आती है, वो आज 28वें नंबर पे हैं हम।
और जो भी हमारी स्टेट में सड़कें हुई और रिंग रोड हुई, ये सब चीज़ हमें मिलनी चाहिए। और अगर आप मेडिकल में जाइएगा तो उस पर जैसे एम्स भी एक खुलनी चाहिए। और कोरोना काल में छोटे जो भी लघु और छोटे लघु उद्योग जो भी वो बंदी के कागार में है, बिल्कुल बंद हो गए थे। कोरोना काल में 2 साल ऐसा रहा जब लगा कि जैसे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। आदित्य मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, वो भी उपाध्यक्ष है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आदित्य जी, एक जो सवाल उठ रहा है कि झारखंड पर फोकस होना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा जो पीड़ा कहेंगे एचईसी की पीड़ा है। क्या लगता है केंद्र की कुछ निगाहें होंगी? देखिए, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सर्वप्रथम जो मांग गई है वो यही है कि देखिए 3 राज्यों का सृजन हुआ था 22 साल पहले, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। किन्हीं कारणों से हम लोग काफी पिछड़ गए थे। पीछे नहीं सर, एकदम बहुत पीछे। बोलिए। और अब हमारी जो आशा है कि अगर हम लोग को मुख्य धारा में जुड़ना है, बाकी स्टेट्स के पैरेलल में बनना है, तो झारखंड को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें एक आर्थिक पैकेज हो, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, इस तरह की तमाम चीजें हो कि हमारा झारखंड प्रदेश भी अन्य राज्यों के टक्कर में आके खड़ा हो सके। ये हमारा इस बार केंद्र सरकार से आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि हमें इस तरह का पैकेज मिलेगा। बहुत बड़ी बात आदित्य मल्होत्रा कह रहे हैं कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बिहार सरकार ऐसी ही मांग करती रही है पिछले कई सालों से, लेकिन अब तक संभव नहीं हो पाया है। आप सीधे शब्दों में कह सकती है राजदा, एक ऐसे 9 मन तेल की जुगाड़ है जिसके बलबूते राधा को नाचने के लिए मजबूर होना होगा। शैलेश अग्रवाल जी ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सह सचिव है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो कह रहे थे कि विशेष पैकेज, आपको लगता है कि ये संभव है? फिलहाल देखिए, एकदम संभव है। कोयले का बकाया हमको नहीं मिला सर। आपका कहना सही है, लेकिन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हम लोगों ने स्पेशल डिमांड रखा है कि झारखंड को इस बार विशेष राज्य की दर्जा मिले। और झारखंड में पर्यटन की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और उसकी विकास होनी चाहिए। आज झारखंड का आप देखेंगे पतरातू डैम, उसमें वाटर विला बन सकता है, मालदीव के तर्ज पे उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो सेंट्रल से हम लोग डिमांड किए हैं कि झारखंड में पर्यटन की जितनी भी स्थल है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, उसके लिए फंड दिया जाए। और हमारा जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं रहे, वहां से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दिया जाए। रांची से दुबई के लिए, सिंगापुर के लिए, थाईलैंड के लिए कनेक्टिविटी दिया जाए, ताकि पूरे देश विदेश से हम लोग कनेक्ट हो सके। आपके इस कहानी से राजदा एक मैं वाकया सुना रहा हूँ। केंद्र में जब वेंकैया नायडू नगर विकास मंत्री थे, वो रांची आए थे एक बार, और मैंने ही उनसे सवाल किया था कि क्या रांची को आप मेट्रो ट्रेन देंगे? वेंकैया नायडू ने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड अभी भी हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। वेंकैया नायडू ने कहा कि क्या करोगे मेट्रो ट्रेन लेकर? परेशान दिखते क्या? तो जब तक अपनी कैपेसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे सर, कैसे थाईलैंड के लिए ट्रेन खोलेंगे? यहाँ से रांची से दिल्ली के लिए कई फ्लाइट खुलकर ऑन होकर ऑफ एयर हो गया। देखिए, अभी जो झारखंड आज हम लोग पिछड़ चुके हैं हर कुछ होते हुए, जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। फेडरेशन झारखंड चैम्बर से हमने जो डिमांड रखी है, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हमें झारखंड को अच्छा, इस बजट से अच्छी चीजें मिलेगी और अच्छी चीजें मिलेंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मेरे साथ ये है कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है कल का बजट, यहाँ पर जरा रोकना चाहेंगे अजय आपको। अब रुक करेंगे देवघर का सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ मौजूद है, जरा वहां चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं। दीप नारायण, कल आम बजट पेश होना है और लोगों की कई उम्मीदें होंगी, देवघर वासियों की क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं को अलग उम्मीद है, युवाओं को अलग उम्मीद है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी भी उम्मीदें हैं कल के बजट से। जी बिल्कुल, देखिए बजट है तो उम्मीद है,
और इस बार का बजट जो है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को आज सुना होगा कि उन्होंने कहा कि एक अच्छा और संतुलित बजट होगा। इससे उम्मीदें जो है वो दुगुना हो जाता है। अब बात करना अगर देवघर की, तो यहाँ बजट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 4 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। और उसके बाद जो है इस बजट को लेकर जिस तरह से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से सदन में अभिभाषण दिया, और ये बात स्पष्ट हो गई कि एक आम बजट लोगों को चाहिए। इसमें चूंकि 2 साल के वैश्विक महामारी के बीच अगर आप देखें तो लोगों का घर का बजट गड़बड़ हुआ है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चौपट हुई है। तो इस बजट में 2 साल के बाद उम्मीदें जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, क्योंकि इस बजट को युवाओं का एक तरह से बजट, क्योंकि जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है और जिस तरीके से इस पूरे जिस लोकसभा क्षेत्र गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ये देवघर आता है, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा अगर नजर इनायत है तो इसी लोकसभा क्षेत्र में है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। 2 साल जिस तरह वैश्विक महामारी में लोगों ने जिया है, आर्थिक स्थिति तो युवा क्या सोचते हैं, ये बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई पहला बजट है नहीं। और दूसरी बात है, जो कि विश्व की जो स्थिति है, उस कोरोना के बाद में विश्व का कई देश ऐसी देश हुआ जहाँ की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। उस परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो अपना है, अपनी वो सब चीजें बहुत अच्छे से हमारे आज जो हमारी बढ़ने की दर है वो बढ़िया है। और हमारा ये भाई पूरा विश्वास है कि इस बार का बजट जो है युवाओं को समर्पित बजट होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो आए हैं स्टार्टअप पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि स्टार्टअप को और बढ़ावा मिले। और इसमें साथ ही साथ जहां तक बात करते हैं रोजगार की, तो हमारे क्षेत्र के जो माननीय सांसद है उन्होंने इतनी योजनाएं लाई है। यहाँ बजट से क्या उम्मीद है आप लोग की, क्या होना चाहिए, किस पर? देखिए, जहाँ तक मैं युवा होने के नाते बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल का, तो मेरा एक आग्रह होगा या हमारे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि जो लोकल फॉर वोकल, जो लोकल में हम लोग जो भी हम देखते हैं या हमारे आसपास के लोग जो बढ़िया काम करते हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था सुगम कराई जाए, ताकि वो सच में वो चरितार्थ हो पाए कि लोकल फॉर वोकल को भारत सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और दूसरा है कि हमारे स्टार्टअप को जो लोग आज भारत में स्टार्टअप लेके चल रहे हैं, उनके लिए ब्रांडिंग बढ़िया हो। ब्रांडिंग मतलब विदेशों तक उनकी ब्रांडिंग हो, ताकि ये जो है स्टार्टअप हमारा जो है भारत का युवा विदेश के मार्केट में भी आगे बढ़े। मतलब रोजगार को फोकस होना चाहिए इस में। अच्छा, आप बताइए कि इस बजट में आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? कल बजट काफी महत्वपूर्ण है, लोगों की उम्मीदें, आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से, कैसे होना चाहिए बजट? जनता का तो इससे है बहुत ही ये है इस बार की, हम लोग के लिए, जनता के लिए अच्छा होगा। तो हम लोग चाहते हैं शिक्षा पे भी हो, हाँ, उस पर भी सबके लिए एक अच्छा बजट हो, और जिससे कि आगे भी इंडिया बढ़ सके, कुछ भी हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं कि एजुकेशन पर फोकस ज्यादा देना? जी जी, एजुकेशन पे है, और जो भी है ये सबका आदमी का होना चाहिए ये सब। अच्छा, आप बताइए कि ये बजट आपके नजर से आप कैसा बजट होना चाहिए? कल निर्मला सीतारमन पेश करने वाली हैं बजट, आपकी क्या उम्मीदें हो, किन किन चीजों पर फोकस रखना चाहिए इसमें? देखिए, जो इस साल का बजट आ रहा है, आपको पता ही होगा वैश्विक जो पूरा दुनिया है, वर्ल्ड, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन में चल रही है। फिर भी हमारी इकोनॉमी कोरोना के बाद भी बहुत बढ़िया कर रही है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 7% अराउंड होगा इस ईयर में। और इसमें हम लोग को अगर काम करना तो ग्रास रूट लेवल पे बजट को आना पड़ेगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे, रोड्स। फिर आपका इस बजट में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, ये बजट आपको ऐप में मिलेगा। ये लॉन्च होने के बाद एक बजट ऐप आ रहा है, उस पे ये बजट आपको देखने को मिलेगा, ताकि ये एक्सेसिबल हो जाएगा। और डिजिटल इंडिया का जैसे बात हो रहा है, तो डिजिटल इंडिया अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सरकार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी, आपने 1-2 दिन पहले न्यूज में भी आई होगी, देखा होगा, भारत का ऑपरेट, तो आत्मनिर्भर बनना होगा आईटी सेक्टर में भी। तो और मैन्युफैक्चर बनेगा, मतलब क्या होना चाहिए? युवाओं पर फोकस, जैसे स्टार्टअप पर। देखिए, आपको पता होगा 70% ऑफ आवर रेमिटेंसेस जो आते हैं विदेशों से, वो आईटी सेक्टर से आती है।
एग्रीकल्चर पे तो फोकस होना ही चाहिए, लेकिन आईटी सेक्टर है को बूम किए बिना या ग्रास रूट पे अपना प्रोडक्ट, अपना सॉफ्टवेयर, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लाइएगा तो आपका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ डिपेंडेंसी है, लेकिन भारत उसको ला रहा है। चाइना से एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। अब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं से देखिए एक बात जरूर छन के आती है सामने कि फोकस तो रोजगार पर ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जहां से हमारी जिंदगी चलती है किसानों पर भी एक फोकस करना पड़ेगा और इसे एक आम बजट का शक्ल देना पड़ेगा, एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा ताकि किचन का भी बजट संतुलित रहे और स्टार्टअप की बात जो हो रही है वो भी कामयाब हो सके। बजट एक आम नागरिक होने के कि एक संतुलित बजट हो हर आदमी। आम नागरिक सिर्फ आम नागरिक नहीं है, वो एक कारोबारी भी है, एक युवा भी है और हर किस्म का है। मेरा ये मानना है कि कारोबारियों पे ज़्यादा भी फोकस किया जाए और जो युवा है उन लोगों को एक ऐसा हेल्प दिया जाए सरकार के द्वारा जो कि कम से कम वो अपना रोजगार खुद का शुरू कर सकें। लोगों में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद का काम शुरू कर पाए। अगर रोजगार मुहैया नहीं कराई जा रही है तो कम से कम उनको ऐसा हेल्प किया जाए भारत सरकार के द्वारा जो वो खुद का स्टार्टअप या फिर स्वयं रोजगार पैदा कर सके। ये हमारा फोकस सोच है। देखिए ये बात तो जितने भी गेस्ट थे हमारे उनसे एक बात छलकर जरूर आती है कि कैपिटल को बढ़ाना होगा। यानी अगर स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो इनकी इकोनॉमिक डेवलप हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस बजट से जो है उम्मीद है वो जरूरत से ज्यादा लोगों की है। जिस तरह से 2 साल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तमाम चीजों पर सबकी नजर है कि कल जो आम बजट पेश होगा उसमें इन्हें कितनी राहत मिलेगी। दीप नारायण आपके पास वापस आएंगे, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, कल आम बजट पेश होना है, बेहद खास है, लोगों की काफी उम्मीदें हैं, झारखंड वासियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं कि आखिर इस बार के बजट में उनके हिस्से क्या आएगा। कौशल देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि पूरे देश भर के लोगों को उम्मीद है कि कल वित्त मंत्री सीतारमण जो बजट पेश करेंगे उसमें शायद उनके लिए भी कई सौगात मिलने की उम्मीद है और इसी उम्मीद से लोग आशा लगाए हैं कि जैसे ही सीतारमण जो है वो कल अपना बही खाता खोलेंगी तो उस बही खाते में आम लोगों को क्या कुछ फायदा मिलता है। और सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं राजदा वो मध्यम वर्गीय परिवार को है, क्योंकि लगातार खासकर अगर मध्यम वर्ग परिवार की बात करें तो उन्हें बजट से लेकर जो है वो काफी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो फिलहाल इस वर्तमान सरकार की बात करें तो यह अंतिम बजट जो है, आम बजट जो है वो पेश किया जाएगा और इस बजट से जहां एक तरफ आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीदें हैं, वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि यह बजट जो है वो चुनावी बजट भी हो सकता है, क्योंकि इस आम बजट के बाद आम चुनाव होने हैं। वैसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसे लाभ, प्रावधान जो है, प्रलोभन जो है वो भी देने की कोशिश की जाएगी आम लोगों को चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। कई बड़े चीजों पर जो है वो बजट पर जो है मिलने की उम्मीद है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उन पर रसोई गैस के दामों की बढ़ती जो कीमत है उससे लेकर वो काफी परेशान रहती हैं। तो लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार खासकर महिलाओं को उम्मीद है कि किचन में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रसोई घर में जिस तरह से चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, रसोई गैस की कीमतें हो, मसाला हो, इन सभी चीजों पर जो है शायद उन्हें जो है वो राहत मिल सकती है। कॉस्मेटिक के आइटमों की लगातार जो है वो महंगाई देखने को मिल रही है। वैसे में खासकर महिला वर्ग को यह उम्मीद है कि कॉस्मेटिक के उत्पादनों पर जो है वो शायद जो है वो बजट के दौरान जो है वो उन्हें फायदा मिलेगा। तो हर तबके के लोग की नजर है इस बजट के ऊपर। कल जब 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना बही खाता खोलेंगी, लोगों को उम्मीद है कि उस बही खाते से उनके लिए जो है वो राहत मिलेगा। तो अब हर वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। राजदा
चलिए सत्यव्रत, आपके पास वापस आएंगे। एक बार फिर से रुख करते हैं जलाल की तरफ। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ मौजूद है अजय। कोरोना वायरस के बाद बड़ी मुश्किल से चीजें जो थी वो संभली थी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आई थी, और उसी के बाद यूक्रेन और रूस की युद्ध ने एक और मामले को पूरी तरीके से पलट दिया। अब इन तमाम चीजों के बीच अगर बात करें तो कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और महंगाई अपने चरम पर चलती जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच बैलेंस करना वित्त मंत्री के लिए, और वो बैलेंस कल के आम बजट में जाहिर तौर पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राजा, देखिए जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच एक प्रकार से वार ही कहेंगे पिछले 12-13 महीने से लगातार चल रहा है, और इसकी जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर भी पड़ रहा है। एक बार फिर मैं अभिषेक रमाधीन के पास ही जाऊंगा। सर, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड में जो गतिविधियां हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान में 260 रुपए किलो आटे का मिलना, रूस यूक्रेन का युद्ध, क्या वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालेगी? बैलेंस बजट आने की उम्मीद है? देखिए, अभी पिछले, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ लास्ट ईयर कोरोना, उसके बाद में फिर इस रशिया यूक्रेन वॉर, तो इससे फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। और अभी जो इनडायरेक्ट रिपोर्ट जो हाल में चाइना की थी, तो उसके हिसाब से चाइना में लगभग 10-15 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो चाइना की बहुत सारी, आज के दिन में जो चाइना है वो वर्क, दुनिया का सब चीज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन वहाँ से होता था, तो प्रोडक्शन लगभग बंद है वहाँ से। अभी उन्होंने धीरे धीरे दोबारा स्टार्ट किया है, लेकिन जो प्रोडक्शन का बिल्कुल जो खत्म हो गया, और खासकर जो कोरोना के कारण जो क्राइसिस है और बाकी आई, तो उससे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने की संभावना है। अभी जैसे हम यूएस मार्केट की बात करें या फिर सिर्फ भारत की ही, बाहर की ही बात करें, तो अभी बात चल रही थी कि ब्रिटेन में भी जैसे अभी हमारी एक भारतीय भी प्रधानमंत्री बन गए हैं, इतने तेजी से सत्ता परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहाँ बहुत ज़्यादा है मुद्रास्फीति के कारण, बाकी के कारण, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस है उसका इफेक्ट पूरे दुनिया पे पड़ रहा है, और हम लोग दुनिया से अलग नहीं है। हाँ, हमारा ये अच्छा पार्ट ये है कि आज के दिन में दुनिया की जो क्राइसिस है उसको हम लोग काफी हद तक झेल ले रहे हैं। क्या इस बजट पे क्या होना चाहिए इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद जो सीन बन रहे हैं? हमें सरकार से बहुत उम्मीद है। भारतवर्ष को अगर बात करें तो हमारे ये चूंकि लास्ट बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और जरूरत है कि ये जो नया जो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आने वाला है और जो स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली में, उसमें एक बहुत नई तरह की अपॉर्चुनिटीज भी है। जो भी चीज चाइना से माइग्रेट करके जो इंडिया की तरफ आ रहा है, जैसे एप्पल ने अपना खोला फैक्ट्री, तो एक वर्ग यह भी कह रहा है कि चाइना का अर्थव्यवस्था का डूबना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। हाँ, वो अच्छा है, लेकिन शुरू में चूंकि चारों तरफ से जब क्राइसिस आती है, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन आते हैं, तो सबको इफेक्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत अच्छा संयोग है हमारे लिए। संयोग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं चाहता हूँ, हमारी पूरी चैम्बर चाहती है कि झारखंड में भी जो इमाइग्रेट हो रही है, बाकी हो रही है, तो हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री काफी डेवलप हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे स्टील्स बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ सारे के सारे जो ओर्स हैं, 40% इंडिया के ओर्स हमारे पास में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वर्ल्ड इकोनॉमी का जो विश्वास है भारत के प्रति, बढ़ा है घटा है? अगर हम बात करें तो काम बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। हाँ। चलिए, एक और बात अधूरी रह गई थी कि क्या रांची को मेट्रो ट्रेन मिल सकते हैं? इसकी संभावना है। संथाल में रेलों का जाल बिछ रहा है, निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अब कहीं जाना हो, गोड्डा में पहली बार रेल लाइन गई। क्या कहना चाहेंगे अरुण जोशी जी हमारे साथ? निशिकांत दुबे जी इस मामले में पूरे भारत में सबसे आगे चल रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास में, चाहे वो रेल मार्ग हो, एम्स हो या एयरपोर्ट हो, और बांध वगैरह, रोड वगैरह, सब चीजों में उनके मुकाबले के सांसद आज पूरे भारतवर्ष में नहीं है। बजट से क्या उम्मीद कर अरुण जोशी सर? बजट से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं झारखंड के लिए कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट की भी मांग है, हमारे सांसद लोग भी मांग कर रहे हैं, रांची में एक जोनल कार्यालय रेलवे का होना चाहिए। रेलवे का होना चाहिए। चलिए, मेट्रो ट्रेन नहीं देना है, मत दीजिए। मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, आप रेलवे का एक जोनल कार्यालय खोल दिए। बड़े लंबे दिनों से इसकी मांग थी। एक बार फिर से अमित शर्मा जी हैं, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अमित शर्मा जी के पास मैं जाऊंगा। अमित शर्मा जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। अमित जी,
रेलवे का जोनल कार्यालय हर व्यक्ति चाहता है। अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तो भी मांग उठी थी, फिर बातें दब गई। मैं बताना चाहता हूं कि अगर देखिएगा तो झारखंड में सबसे ज्यादा राजस्व रेलवे को झारखंड ही देता है। और हाँ, राजस्व जैसे कि मानना है कि जो भी राजस्व है वो झारखंड ही देता है, चाहे कोयला से हो। और कार्यालय आने से यहाँ बहुत सारा डेवलप होगा। और हमारी ये भी मांग है कि यहाँ से एक वंदे मातरम ट्रेन की भी शुरुआत की जाए। यहाँ से वंदे मातरम ट्रेन भी लोग मांग रहे हैं। आदित्य मल्होत्रा जी, वंदे अजय वापस आएंगे। अजय, सत्यव्रत किरण और दीप नारायण, आप तीनों हमारे साथ बने रहे। बजट पर हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि कल देश का आम बजट पेश होना है और हम ये जो फिर से चलेंगे। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल, सत्यव्रत किरण और देवघर से सहयोगी दीप नारायण भी जुड़े हुए हैं। अजय, आप झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। कई तरह की चीजें और कई तरह की उम्मीदें हैं लोगों को कि ये होने चाहिए, क्योंकि झारखंड एक राजस्व देने वाला राज्य है और यहाँ पर जिन चीजों की कमी है उसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही है कि कल जो बजट पेश होगा झारखंड का ख्याल रखा जाए। झारखंड ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मेट्रो ट्रेन दे दें या फिर कोई ऐसी बड़ी बात जिस पर कि कोई संभावना नहीं बन रही। आपको जानकारी दे दी कि हमारा जो HEC है, ये कहा जाता था कि मातृ संस्था है उद्योगपतियों के लिए, यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जिसपे पूरा भारत प्राउड फील करता था। लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए कि कर्मचारी तो छोड़िए, वहां के इंजीनियर और अफसरों को 14 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। शैलेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं कि क्या इसी को लेकर किसी प्रकार की कोई किस्मत उसके साथ है। शैलेश जी, लगातार आप HEC की बदहाली आप देख पा रहे हैं, 14 महीने हो गए। क्या लगता है कि केंद्र सरकार का कोई कृपा, कोई वरदान HEC के लिए होगा? देखिए, दुर्भाग्य झारखंड के लिए कि HEC का जो हाल है और फेडरेशन ऑफ झारखंड, HEC का दुर्भाग्य में झारखंड का नहीं, ये केंद्र सरकार को इस पर अफसोस करना चाहिए। जरूर, एकदम करना चाहिए। और फेडरेशन की तरफ से मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि HEC को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ट्रांसफर करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया को हमारे झारखंड से ही टाटा ने टेक ओवर किया है, वैसे PPP मोड में डालने से HEC की कुछ तो अच्छी हालत आएगी। क्या वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर एग्री होंगे इसके लिए? इसके लिए अगर केंद्र सरकार से प्रपोजल आएगा तो जरूर एग्री होंगे। शैलेश जी, इसी से जुड़ा सवाल कि क्या झारखंड के किसी उद्योगपति में इतनी एनर्जी है, पावर है, फाइनेंशियल पोजीशन उनका अच्छा है कि वो यदि आगे आए कि PPP मोड पे मैं चलाऊंगा इस इंडस्ट्री को? जरूर, इसमें फेडरेशन के भी बहुत सारे सदस्य हैं, पैट्रन मेंबर हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया है, जो झारखंड में ही रहते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उद्योगपति झारखंड के जरूर आगे आएंगे और HEC की जो हाल आज हो रही है वो अच्छी हो सकती है। बस अफसोस होता है HEC पर, पूरा अफसोस होता है। आज हमारे झारखंड में हमें प्राउड फील होती थी HEC को देख के, लेकिन जो हाल है इसमें हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार और हमारा फेडरेशन सब कोई मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक अच्छे उद्योगपति को इसमें लाने की कोशिश करे। और आदित्य मल्होत्रा से मैं पूछूंगा कि क्या जो हमारा रॉयल्टी है कोयले का, लोहे का, वो मिल पाएगा या फिर लग रहा है कि एक बार फिर से झारखंड को झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा? देखिए, ये तो अपनी इच्छा शक्ति और प्रयत्न के ऊपर होता है। अगर हम लोग अच्छी से बेहतर उसमें प्रयत्न करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम लोग को रॉयल्टी मिल पाएगी। तो लगातार सरकार कह रही है कि मेरा रॉयल्टी दो, अब क्या किया जाए इसके लिए? इस तरह का जो प्रयत्न हो रहा है उस तरह से नहीं होगा। हम लोग को यहाँ पर आवत रोकनी पड़ेगी। यहाँ से जितना जो मिनरल जा रहा है हम लोग कहेंगे कि पहला हमारा रॉयल्टी दें, तब हम लोग आगे मिनरल्स देंगे। संघर्ष की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, आपको ये बतला दूं कि हमारा जो झारखंड है पूरे देश को बिजली प्रदान करता है, क्योंकि कोयला यहीं से जाता है और हम लोग खुद अंधकार में यहीं से बिजली जा रहा सर, और खुद हम लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। ये तो ये बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है। तो जो प्रदेश पूरे भारत को पूरा मिनरल्स देता है, अगर यहाँ पर हम लोग ये ठान लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि पूरा मिलेगा। एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, चाबुक रखना पड़ेगा राज्य सरकार को। दोनों का मिश्रण जरूरी है।
एक तो अपना जोर हम लोग लगाएं इस तरह से, और दूसरा हम लोग संघर्ष करके। संघर्ष का रास्ता क्या होगा? देखिए, ये तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए राज्य सरकार में। राज्य सरकार अगर ठान लेगा तो ये संभव हो सकेगा। तो सलाह देंगे राज्य सरकार को क्या क्या करें? बिल्कुल सलाह देंगे, और मैं आपको बतला दूं कि हम लोग प्रत्येक दिन राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं। हम लोग विभिन्न मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, और ये बात हम लोग झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है कि सरकार के संपर्क में है। एक बार फिर से अभिषेक रामाधीन जी के पास जाऊंगा। सर, ये कह रहे थे कि रॉयल्टी मिलेगा तभी जब संघर्ष की बात होगी, क्या लग रहा है? देखिए, रॉयल्टी तो केंद्र सरकार को देना ही होगा। केंद्र में इसके प्रावधान किए जा सकते हैं? केंद्र में ऑलरेडी बजट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वाले जो बजट है उसमें प्रावधान केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार को तो देना ही होगा, वो चीज तो हमारा हक है उस पर। और एक जो चीज लोगों की निगाहें रहती है कि जो बजट से पैसे कट जाते हैं नौकरी पेशा का, वो कर में 5 लाख है संभवतः भी। हाँ, 2.5 से 5 लाख, तो 5 लाख को भी बढ़ा के वो कम से कम 8 से 10 लाख करना चाहिए। वो जरूरी है अभी, कि खासकर जो भी पिछले 2014 से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारे इंडेक्स का नहीं हुआ है। तकनीकी चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि 5 लाख तक की आय को यदि कहा जाता है कि टैक्स नहीं लगेगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा होने पर वो 2.5 लाख से काटती है सरकार। हाँ, तो वो थोड़ी सी टेक्निकल सही में उसमें प्रॉब्लम्स है, और जैसा ही 5 लाख 1 रुपया हुआ तो आपको 12,500 रुपए टैक्स देने होते हैं। हाँ, तो वो जो उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैंडल दिस टाइम, एंड जो 5,000 लाख है उसको बढ़ा के आज के जो स्थिति है उसमें बढ़ा के कम से कम 8 लाख के आसपास करना चाहिए। अमित जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? चूंकि आपके संपर्क महिला उद्योगपतियों के साथ बैठकें होती है, लगातार बातचीत होती है, क्या कुछ होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो एकदम विशेष पैकेज होना चाहिए इस बार। शक्तिकरण, उनको जो अपना उद्योग खुली हुई छोटी छोटी जो भी उनको जो लोन होती है वो आराम से मिले, सारा कुछ हो। महिला शक्तिकरण जो है वो सशक्त हो हमारा। और इस लोन का जो भुगतान होगा कैसे? क्या आम लोग देवघर से भी जुड़े हुए हैं? सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। जरा रुख करते हैं देवघर का। दीप नारायण, कुछ युवा आपके साथ मौजूद है, और युवाओं का कहना है कि आईटी सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है। 2014 की अगर बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार कुछ उम्मीदें हैं लोगों को? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बजट है तो उम्मीदें हैं, और यह उम्मीदें अगर जब पूरी हो जाती है तो सरकार और सिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि कहते हैं इच्छाएं भी अनंत होती है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक कॉमन मैनिफेस्टो लेकर चलती है सरकार। और इस बजट में लोग चाहते हैं कि इस बजट को आम बजट की तरफ देखा जाए, क्योंकि इस बजट से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो आम आदमी होता है। देवघर उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बढ़िया रहा है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, सारवा और इस तरह के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती होती है, लेकिन किसान के लिए आप क्या सोचते हैं कि किसानों के लिए क्या राहत भरी ये बजट होनी चाहिए? क्योंकि जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ बढ़िया नहीं हो सकता है। कि बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लोग की? बजट से बहुत उम्मीदें हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, किसानों का जो आय है वो दुगुनी हो जाएगी, तो उस पर देखना है कि क्या किसानों की आय दुगुनी हो गई। यदि दुगुनी नहीं हुई है तो किस चीज़ के लिए नहीं हुई है, उसके लिए क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या बाजार चाहिए, क्या सिर्फ आज का जो चल रहा है दौर ये मॉल का, और इसमें जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें किसान जो है, मध्यम वर्गीय किसान, ऊंचे किसान, बड़े किसान जो है उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय जो है, जैसे हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर है, उन लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से उनकी आय दुगुनी तो क्या कुछ बढ़ गई, यही है बहुत बड़ी बात होगी। चूँकि 2 साल तो कोरोना में चला गया, उसके बाद जो भी खड़ा हुआ, तो किसानों की बहुत ही बुरी स्थिति है क्षेत्र में। अभी तक उन लोगों को समुचित सुविधाएं सिंचाई की भी अभी तक नहीं हो पाई है। जो वादा किया गया था अभी उनसे बहुत दूर लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहे हैं हम लोग। बहुत कुछ उसमें करने की आवश्यकता है, खास करके इन हमारे संथाल परिवार में, खास करके देवघर जो है जहाँ की पानी की नितांत कमी है, उसके लिए सिंचाई पर खास करके ध्यान जो है सो
केंद्र से जितनी भी सहायता होनी चाहिए, राज्य सरकार तो अच्छी काम कर रही है, उन लोगों के लिए बहुत कुछ केंद्र का सहयोग भरपूर हो जाए इसमें तो किसानों की स्थिति इसमें सुधर सकती है। अच्छा, ये आम आदमी की तरह बताइए, तो किसानों की बात हो गई, ये बजट होना किस पर, फोकस किस पर होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से रोजगार को लेकर युवा मुखर हो गया है, अग्निवीर का सपोर्ट भी हुआ, थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन अब युवा उसको सहर्ष स्वीकार भी करे। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो बजट है वो युवाओं को रोजगार की ओर मुखर करेगी? रोजगार में युवाओं को नितांत आवश्यकता है, इसमें सभी चीजों पर, जैसे कृषि पर फोकस किया जाए, उसी प्रकार जो है सो। चलिए, तो आम लोगों की आम लोगों की अपनी उम्मीदें हैं और अपनी अपनी चीजें जो वो उम्मीद करते हैं आम बजट से। देखना ये होगा कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो आम लोगों के लिए कितनी राहत भरी बजट होगी। वापस आएंगे आपके पास, सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं, जरा उनसे ये जानने की कोशिश करें कि कल के आम बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रांची के रहने वाले कुछ आम लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले हैं जरूरत की सामानों की खरीदारी करने के लिए। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो आम बजट पेश करेंगे। क्या उम्मीद है आप लोगों को इस बार के बजट से कि क्या कुछ दामों में कमी आनी चाहिए? इनकम टैक्स को लेकर अभी आप बात कर रहे हैं। जी, हाँ, दामों में तो कुछ कमी आना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख है, उसको कम से कम 5 लाख किया जाए ताकि आम लोगों को कुछ सुविधा हो, और पेट्रोल डीजल थोड़ा सा कम हो, गैस का सिलेंडर भी थोड़ा सा कम हो तो अच्छा है देश के लोगों के लिए। ऐसे तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। इस बार एक और उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि वर्तमान सरकार का यह लास्ट बजट होगा और चुनावी बजट भी इसे माना जा रहा है। इस बार के बजट में कुछ प्रलोभन दिया जाएगा ताकि इसका माइलेज चुनाव में लिया जाए। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में आप लोगों को, आम लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि अगले ईयर इलेक्शन होने वाला है तो लोगों को कुछ राहत तो मिलेगा। सत्यव्रत, आपके साथ एक महिला भी मौजूद है। बजट जब पेश होता है तो महिलाओं रेट में भी कुछ कमी आएगी, सबसे ज्यादा रहती है। बीजेपी कुछ करेगी इस बारे में। का जो बैलेंस है वो बजट महिला है, घर चलाना, खासकर रसोई चलाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लगातार गैस का दाम, खाद्य पदार्थों का दाम, तेल, सरसों तेल का जो दाम है वो आसमान छूता जा रहा है। तो उम्मीद है इस बार के बजट से? उम्मीद तो है, हमारे मोदी सरकार जी अच्छा काम करेगी और सारे चीजों की दामें जो बढ़ रही है उसमें राहत लाएगी। रसोई में किन किन चीजों का जो दाम है वो अचानक बढ़ रहा है और उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है, या मैंने आपके घर का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है? जैसे सरसों तेल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, सिलेंडर ज्यादातर महंगा है और बस बाकी कॉस्मेटिक का जो चीज है, ज्वेलरी है, सोने चांदी के दामों में भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया, सोना कम करना चाहिए। बिल्कुल राजदा, यह महिलाएं हैं जिनके ऊपर घर चलाना एक बड़ी जिम्मेवारी होती है और लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका बोझ कहीं ना कहीं रसोई पर खास तौर पर जो है वो देखा जाता है। आप महिलाओं को कहीं ना कहीं घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कल बजट पेश होना है, कई चीजों के दाम को घटाया जाएगा। रसोई में कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसका दाम बढ़ा रहता है और आप लोग को काफी प्रॉब्लम होता है? कैसे गैस बढ़ा हुआ है, तेल में भी देखिए ना कितना बढ़ गया। गैस जैसे पहले कितना उसका आधा मिलता था, अभी 1100 कुछ रुपया हो गया। हाँ, सब्सिडी भी नहीं आ रहा तो महंगाई नहीं है, ये सब तो महंगाई इतना बढ़ ही गया, नॉर्मल आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया। कल भारत सरकार अपना बजट पेश करेगी तो क्या उम्मीद है कि क्या क्या चीज का दाम कम होना चाहिए? कैसे बता सकते हैं? गैस का दाम कम होना चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थ में कम होना चाहिए, तब तो आदमी को कुछ उपाय है। नॉर्मल सही कहा कि खाद्य पदार्थों में लगातार बढ़ावट हो रही है, चावल हो, दाल हो। चावल दाल में बढ़ावट होने से आदमी से बड़ी दिक्कत है। जैसे आटा का रेट बढ़ रहा है, कभी चावल का बढ़ रहा है, उससे आदमी को फर्क पड़ जाता है, नॉर्मल आदमी को। ये सब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं,
उन्हें बजट से सबसे ज्यादा आस होता है, क्योंकि उनके लिए घर चलाना, परिवार चलाना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। कल निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद है उस बजट से? आप देखिए, उम्मीद हमेशा हम लोग करते हैं, लेकिन उस उम्मीद पे सरकार कभी खड़े नहीं उतरती है। हालांकि हम लोग आज से जब चुनाव आती है तो ऐसे बजट होगा, थोड़ा दाल नमक ये सब सस्ता कर देगा ताकि वोट बैंक है, ये सिंपल इस बात समझ जाइए। लेकिन एक विश्वास उम्मीद है कि पुनः एक बार अच्छा से फैसला कदम उठाए ताकि हम गरीबों को अच्छे से अच्छे सहायता मिल सके। यही मेरा वर्तमान सरकार का यह लास्ट बजट भी है, तो हो सकता है कि कुछ प्रलोभन दिया जाए। बिल्कुल बदलाव होगा इसमें, इसलिए बदलाव होगा कि अभी चुनाव का है तो उसमें बदलाव दिखने को मिलेगा। आप 100% रखिए, चाहे जिसमें चाहे रेलवे टिकट का ले लीजिए या गैस पे ले लीजिए, इसी से बदलाव दिखाएगा। लेकिन ऐसे नो डाउट सरकार अच्छी काम कर रही है, मोदी जी तब तक केंद्र में है, हम लोग सेफ्टी है और अच्छे, ऑल द बेस्ट, हमेशा शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं कि वो आगे और ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें। बिल्कुल राजदा, लोगों का मिला जुला जो है वो प्रतिक्रिया है, खासकर महिलाओं को उम्मीद है कि जिस तरह से बेतहाशा गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो रही है, शायद इस बार के बजट में उन्हें राहत मिले। वहीं पुरुषों को ऐसे जो है वो ज्यादातर जो पेट्रोल के दामों में कीमत बढ़ रही है उससे फायदा मिलने की उम्मीद है। तो लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीद है कि इस बार जब सीतारमण अपना बही खाता खोलेंगी तो शायद उनमें आम लोगों के लिए जो है वो विशेष ख्याल रखा जाएगा। राजदा, बिल्कुल, रसोई में इसका खासा असर पड़ता है। नौकरी पेशा लोगों को भी उम्मीदें हैं, किसानों को खास तौर पर उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों पर कल का बजट कितना खरा उतरता है ये कल हमें पता चलेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी जलाल लगातार मौजूद हैं और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। अजय, कई सेक्टर्स है जहां पर काम करने की जरूरत है। अगर हम अपने राज्य की बात करें तो चाहे कोल माइंस की करें, एजुकेशन की करें, हेल्थ की करें, इन तमाम सेक्टर्स पर अगर काम किया जाए तो आने वाले वक्त में झारखंड को और देश को इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल राजा, देखिए झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें डेवलपमेंट के काफी चांसेस है, स्कोप है। अभी कुछ दिन पहले पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे आया था, उस सर्वे में एक कहा गया था कि ऐसे राज्य जो छोटे राज्य हैं, छोटे शहर हैं, उनमें विकास की संभावना विकसित राज्यों से ज्यादा होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि झारखंड पर केंद्र की सरकार फोकस करे तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ज्यादा काम हो सकता है। और मैं लगातार राजदा जिस शख्स से बात कर रहा हूं, लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस परिसर में बैठकर जिस शख्स से मैं लगातार बात कर रहा हूं, डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, ये शहर के जाने माने डॉक्टर भी हैं, व्यापारी नहीं कहेंगे, बड़े डॉक्टर है, ईएनटी के विशेषज्ञ हैं और चतरा से इनका खासा लगाव रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हेल्थ सेक्टर में ज्यादा काम करने की जरूरत है? यहाँ हेल्थ सेक्टर तो मैं कहूँगा झारखंड की बहुत बुरी दुर्दशा है और हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें टर्शियरी केयर सेंटर्स चाहिए। रांची में मुझे लगता है कि हमारे रिम्स के अलावा एक एम्स का आना ही चाहिए। और हेल्थ की जो दुर्दशा है, यहाँ के बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बेलवार जाते हैं। दुर्दशा इसलिए है सर, जहाँ तक मेरी समझ है कि हेल्थ की दुर्दशा इसलिए है कि जिलों में हम मरीज को नहीं रोक पाते। कल्पना कीजिए आपका चतरा से लगाव रहा है, चतरा में ईश्वर न करे किसी व्यक्ति को यदि तेज बुखार भी हो गया तो वो अच्छी सुविधा के लिए रिम्स चलाता है। यदि चतरा में ही वैसे मरीज को रोक दें तो प्रेशर यहाँ पेशेंट का कम होगा। आप डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले एक हेल्थ फॉर ऑल था, तो उसके हिसाब से एक प्लानिंग बनी थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक टर्शियरी केयर सेंटर होता है जो कि हर एक मरीज को, चाहे कैंसर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, उसको ट्रीटमेंट वहां पे मिल सकता है। तो हमें जल्दी से जल्दी यह योजना जो है वो झारखंड के सभी जिलों में आना चाहिए। हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए, और नहीं तो कम से कम 2 जिले मिला के एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि सारे के सारे पेशेंट्स वहां पे ट्रीटमेंट करा सके, वहां के बच्चे भी वहां पे डॉक्टर्स बन सके और अपने ही जगह पे जाए, बाहर इमाइग्रेशन ना हो। सर, आप चतरा से बिलोंग करते हैं, चतरा आपका आना जाना लगातार होता है, यदि वहां कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए कहां भागता है?
अगर कोई चतरा में आज के दिन में जो प्रॉब्लम्स होती है तो इधर दे कम डायरेक्टली टू द गया या फिर रांची आते हैं या हजारीबाग जाते हैं। बहुत बुरी दुर्दशा है वहाँ पे अभी, चतरा की भी, लातेहार की भी जो बगल में है, सिचुएशंस बहुत बुरे हैं। मतलब हालत में ये थी कि अभी मेरे बहुत बड़े एक मित्र थे जिनको कि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक ECG ढंग की मशीन तक नहीं थी जिनका ECG लिया सके। हाँ, मतलब बाकी दूसरी थी तो बहुत बड़ी बात है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी छोटा रिएक्शन लूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। संभवतः विवेक अग्रवाल जी आप हैं। विवेक अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जो बजट पेश होना है, कैमरा देखेंगे आप। बजट में यही चाहता हूं कि झारखंड का पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, उसको बढ़ाना चाहिए और एम्स की व्यवस्था, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एम्स लाना चाहिए हमारे यहाँ, HEC को बचानी चाहिए। उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ स्पेशल पैकेज दे। मैं अभी बिहार आज जस्ट पटना से आया हूँ, वहाँ इतनी सारी ब्रिज बन गई है झारखंड में या कहीं। शहर पटना से मैं अभी जस्ट आया हूँ। अपने अभी पुल बन रहा है कांटा टोली पिछले 12 साल से। सर 12 साल से बन रहा है, लेकिन पटना में पूरी छावनी बनी हुई है ब्रिज की अभी, पूरे गंगे घाट में या अटल का पूरा की मैं भी देख के आया हूँ। झारखंड में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, इतना ब्रिज का, इतना रोड का मैपिंग। तो मैं चाहता हूं कि झारखंड का विशेष पैकेज दिया जाए जिससे कि पूरा रोड का स्थिति सही हो जाए। लेकिन सर यहाँ पैसा ही खर्च नहीं हो पाता, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो। अभी नल जल योजना के लिए 2850 करोड़ रुपया केंद्र ने सैंक्शन कर रखा है, खर्च नहीं हुआ, 1400 करोड़ आया ही नहीं। इससे तो सर सरकार की गलती है ना, सरकार को देखना होगा कि हम किसको देते हैं काम, किससे कराते हैं काम। सरकार की देन नहीं करा पा रहा है। सरकार अगर सही आदमी को काम दे तो सही काम होगा। आज बिहार जैसे जगह पे काम हो रहा है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? छत्तीसगढ़ भी घूमने जाते होंगे? नहीं, छत्तीसगढ़ तो फिलहाल नहीं गया हूँ। रायपुर देखा आपने? नहीं देखा अभी तक। नया रायपुर देखाइए, आपको विश्वास होगा कि 3 स्टेट एक साथ बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं जिनसे मेरी बात अधूरी रह गई। छोटा सा रिएक्शन पूछूंगा। बिल्कुल छोटा रिएक्शन मैं लूंगा इनसे। और सर छोटा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा अरुण जोशी सर कि क्या यदि कुछ मांगा जाए तो क्या मांगा जाए झारखंड के लिए? एक कोई चीज। जोनल ऑफिस रांची में, रांची रेलवे का। हाँ सर, छोटा एक चीज क्या मांगेंगे बजट में राज्य के लिए? एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी एक यहाँ पर सृजित किया जाए। यहाँ पर से जो छात्र हैं अन्य राज्यों, डिमांड जितने भी माइंस हैं झारखंड में उसको खोला जाए और नए जो माइंस जो एक्सप्लोरेशन हुआ है उनको भी खोला जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, एक चीज क्या मांगना चाहेंगे? स्पेशल कैटेगरी टू झारखंड। बिल्कुल, झारखंड के लिए विशेष राज्य का दर्जा। अमित शर्मा जी, एक डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष राशि आवंटन होना चाहिए बजट में। शैलेश अग्रवाल जी, एक डिमांड, क्या मांगेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की कनेक्टिविटी चालू हो। चलिए राजनाथ, एक झारखंड में जो मुख्य रूप से सामने आए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, रॉयल्टी सरकार दे, रांची से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा हो, रांची झारखंड में एक रेलवे का जोनल कार्यालय खोला जाए, तो एक ऐसी पॉलिसी हो पर अजय टूरिज्म को बढ़ावा दे। कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलती हैं तो किन्हें राहत मिलती है? क्या राज्य के लिए कोई खास पैकेज दिया जाएगा? क्या सहूलियतें दी जाएंगी? किन किन चीजों पे जो टैक्स दर है वो कम होंगे? ये देखना कल होगा कि कल आखिर बजट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो इंतजार हमें कल का करना है। 11 बजे कल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।